हेलो एवरीवन, अब हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में आईटी के टर्म 1 की तैयारी की। लेकिन हमारा आईटी का एग्ज़ाम 25 नवंबर को है, तो इतने कम समय में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करने हैं। क्योंकि मैंने देखा पिछले वीडियो में वहाँ पे भी लोगों को भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, क्वेश्चंस MCQ है, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, ये इस तरीके के। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप जानिए कि एक्चुअल में हमें क्या करना है। यहाँ पर टर्म 1 जो हमारा है ये हमारे सिलेबस के 50% का है और इसका जो मार्किंग स्कीम है वो भी 50 है, 50 नंबर का। इसमें एक पार्ट है जिसे हम लोग इंटरनल असेसमेंट बोलेंगे, 25 नंबर का प्रैक्टिकल पार्ट, और एक पार्ट है जो थ्योरी है जो टर्मिन्ड एग्जाम्स में लिया जाएगा। ठीक है, ये भी 25 मार्क्स का। प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट जो 25 मार्क्स का है यह बेसिकली पार्ट C और पार्ट D में आता है। ठीक है, आपको शायद पता होगा आईटी जो है इसमें मूलतः 4 पार्ट हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D। तो सबसे पहले बात होगी पार्ट C और पार्ट D की, क्योंकि इसके रिलेटेड वर्क हम लोग काफ़ी पहले से कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें पहले पार्ट C की, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो 10 नंबर का और वाइवा जो 5 नंबर का होना है, यह इंटरनल असेसमेंट है। या तो आपके स्कूल ने इसको कंडक्ट करा लिया होगा, या फिर अगर आपकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं तो ऑफलाइन मीडियम से, और या फिर इसको किसी भी ऑनलाइन तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा, बट एविडेंस रखे जाएंगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और वाइवा के। पार्ट D में प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल 5 नंबर का दोनों है। इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले बनाया है, अगर आपने मिस किया है तो आप काइंडली चैनल पे जाकर उसे देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन वीडियोज़ का लिंक डाल दूँगी। अब हमारा जो मोटो है वो है थ्योरी का मार्क्स, 25 मार्क्स। बहुत आराम से इसको समझिए कि ये जो 25 मार्क्स है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट A एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है जो 5 नंबर का है, और पार्ट B है ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है जो कि 20 नंबर का है। इस 5 नंबर वाले पार्ट में 3 चैप्टर हैं। आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ पार्ट A के बारे में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पार्ट A 5 मार्क्स का है, जिसमें 3 चैप्टर आने हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स 2, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स 2 और ICT स्किल्स 2। पार्ट B में भी हमारे 3 चैप्टर हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड और RDBMS। RDBMS आपको पार्ट जो टर्म 2 वाला एग्ज़ाम होगा उसमें भी आएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में होगा वो होगा 6, और आपको उस 6 प्रश्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी अगर हम लोग चैप्टर वाइज बात करें तो हर एक चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन है, 1-1 नंबर का। कम्युनिकेशन स्किल से जो सैम्पल पेपर में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, वो ये दोनों क्वेश्चन है। पहला जो है ये एक फीडबैक से रिलेटेड क्वेश्चन है, और दूसरा जो है ये टाइप्स ऑफ आपका जो कम्युनिकेशन होता है इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है ये दोनों सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का क्वेश्चन है। तीसरा पार्ट है वो है ICT स्किल्स। ICT स्किल्स में भी 2 प्रश्न हैं, और दोनों ही प्रश्न जो है ये डायरेक्ट बुक से ही दिए गए हैं। पहला जो है ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का है, और दूसरा जो है वो वायरस एंटीवायरस वाले टॉपिक से लिया गया है। अब जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि आखिर इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 5 मार्क्स की भी तैयारी आप कैसे करेंगे। लेकिन एक्चुअल में प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं और किस तरीके से इसका जवाब देना है, यही हमारा इस वीडियो का मोटो है। सबसे पहले बात करेंगे NCERT बुक की। यह आपका NCERT का बुक है जो कि तकरीबन 69 पेज का है। ये तीनों जो आपका चैप्टर है, पेज नहीं, यह तकरीबन आपका 42 पेजेस का है। ठीक है, यानी कि आपको 42 पेज पढ़ना होगा 5 नंबर लाने के लिए। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे ताकि इस 5 नंबर को अचीव किया जा सके। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा थ्योरी में दिया हुआ है, द इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग एंड यूजिंग सम अदर मीडियम एंड मीन्स ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। तो ये एक्चुअली ये कम्युनिकेशन को डिफाइन कर रहा है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं कि ये पूरा डेफिनेशन लिखा हो और बाद में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ हो कि इज कॉल्ड। ठीक है, तो आप एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका CBSE का एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो प्रश्न आते हैं वो NCERT की बुक से डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से जो भी थ्योरी पोर्शन आपको लग रहा है इनको अपनी कॉपी में लिख के एक नोट्स बना लेना है।
यहाँ पे आप टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही टाइप दिया हुआ है और इस जगह से एक प्रश्न है आपके सैम्पल पेपर में। दूसरा जो हमारा टॉपिक है यहाँ कम्युनिकेशन स्किल में, ये है कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो कम्युनिकेशन बैरियर किसको बोलते हैं, ये डेफिनेशन आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, द मैसेज मे नॉट रिसीव्ड एग्जैक्टली द वे द सेंडर इंटेंडेड एंड हेंस इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द कम्युनिकेटर सीक फीडबैक टू चेक देयर मैसेज इज क्लियरली अंडरस्टूड। बट ये यहाँ पर डेफिनेशन नहीं है कम्युनिकेशन बैरियर्स का, ठीक है। तो फिर किस तरीके से डिफाइन किया गया है और फिर क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या कॉमन बैरियर्स हैं और उन कॉमन बैरियर को क्या कहा जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, ये आपको एक बार अपने नोट्स में लिखना होगा। ओवरकमिंग बैरियर्स में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, जैसे एक्टिव लिसनिंग है तो एक्टिव लिसनिंग किसको बोलते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पर देखिए एक लाइन है, दैट इज फुली कंसंट्रेटिंग ऑन व्हाट इज बीइंग सेड रेदर देन जस्ट हियरिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर। तो हो सकता है कि आपको एक रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल दे दिया गया हो और वहाँ पर फिर इस क्वेश्चन को एज अ टेल जोड़ दिया गया हो। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट एक्टिव लिसनिंग है, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग मीन्स एक्टिवली लिसनिंग। तो ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव लिसनिंग, बिकॉज इसका तो जो नाम है वही उसका मतलब, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर एक लाइन जोड़ा गया है तो ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर उसके ऊपर नीचे में देखिए सिंपल लैंग्वेज, यहाँ पे भी आ सकता है क्वेश्चन कि आपको समझ कि इस तरीके का चीज़ आपको पूछा जा सकता है। फीडबैक जो है कम्युनिकेशन साइकिल का पार्ट है, तो आपको इस तरीके से पढ़ कर इन सारी चीज़ों का एक नोट्स बनाना होगा। जैसे फीडबैक क्या है, तो फीडबैक इज़ अ कंसिक्वेंस ऑफ परफॉर्मेंस। तो मान लीजिए आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है फीडबैक इज़ अ ब्लैंक स्पेस ऑफ परफॉर्मेंस, तो हो सकता है कि आपको एग्जैक्टली ये वर्ड याद नहीं हो, आप वहाँ पर सोचेंगे कि कुछ भी आप अपने हिसाब से आपको जो भी समझ में आएगा आप लिख दोगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपका जो वहाँ MCQ का ऑप्शन से दिया हो वहाँ पे ये कंसिक्वेंस वर्ड दिया हुआ हो, क्योंकि आपने बुक को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा तो आपने इस वर्ड को मिस किया। और ये MCQ है, यहाँ पर कोई सब्जेक्टिव नहीं है कि आपने आधा लिखा तो आधा नंबर मिल जाएगा, अगर आपने नहीं लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। फिर यहाँ इसका दूसरा जो लाइन है, फीडबैक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन कम्युनिकेशन बिकॉज इट टेल्स बोथ द सोर्स एंड द रिसीवर। तो प्रश्न ये भी हो सकता है कि कोई एक रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन हो और जहाँ पे दिया हुआ हो कि फीडबैक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन कम्युनिकेशन बिकॉज इट टेल्स और उसके बाद ब्लैंक स्पेस हो, ठीक है। और यहाँ जैसे आपने यहाँ पे आंसर में दिया है बोथ द सोर्स एंड द रिसीवर, वहाँ पे कोई दो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ देके उन्होंने क्वेश्चन को बना दिया। तो आप इन पॉइंट्स को लिख कर एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए। जैसे यहाँ पर ये जो प्रश्न है आपके सैम्पल पेपर का पहला क्वेश्चन यही है, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन कमेंट्स और वर्बल कन्वर्सेशन। Dash feedback is specific information in the form of a written comment or verbal conversation that help the learner understand what she or he needs to do in order to improve, ठीक है। ये एकदम से बुक से उठाया हुआ ही क्वेश्चन है। बार बार आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि CBSE के परीक्षा का जो पैटर्न होता है, क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो बेसिकली यहीं से होता है, इसी बुक से होता है। इस बुक का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसी तरीके से आप बाकी दोनों फीडबैक के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। अभी 7 C's है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कौन सा किस सी का क्या मतलब है इसको लिख लेना है, कौन से वर्ड का मतलब है वर्ड लेने, और कौन से वर्ड में हम लोग कम से कम बातों को बोलकर अधिक से अधिक बात को बोलने की कोशिश करते हैं, कौन सा सी टाइम सेविंग है और कॉस्ट सेविंग है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे देखिए कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन इम्प्लाइज स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर्स। अगर आपने इस बुक को नहीं पढ़ा है तो आप इस आंसर को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये आ जाए कंसिडरेशन इम्प्लॉइज और 3-4 ऑप्शन हो, टू अंडरस्टैंड द फीलिंग, टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन और स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर, तो अगर आपने एग्जैक्टली इस बुक को नहीं पढ़ा है तो आप इसका उत्तर को इसी के शब्दों में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से हम लोग कंसिडरेशन के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं कि अच्छा हाँ ये भी तो कंसिडरेशन ही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी है कि जो आंसर होगा वो बिल्कुल आपका टू द पॉइंट होना चाहिए, अदरवाइज आपके मार्क्स आपके उड़ जाएंगे, क्योंकि MCQ है।
Clarity implies emphasizing on a specific message or goal at a time rather than trying to achieve too much at once. ठीक है, तो अगर एक प्रश्न आ जाता है कि क्लैरिटी इम्प्लाइज और ऑप्शन होता है टू से टू कन्वे मैसेज क्लियरली, टू से आवर वर्ड्स क्लियरली और टू फोकस व्हाट वी वांट टू से, और देन फिर ये वाला मैसेज जो आपका यहाँ पर आंसर है, तो इसको आप लिखिए, लिखकर आप इसको पढ़िए, क्योंकि अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे जिस तरीके से इस बुक में दिया हुआ है तो आपके लिए इन प्रश्नों का उत्तर देना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, मैंने एक ऐसे पॉइंट्स को लेकर, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको लेकर छोटा सा नोट्स भी बनाया है इस चैप्टर से रिलेटेड। मैं उस नोट्स का PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। Concrete communication implies being particular and clear rather than fuzzy and general. ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, ये क्वेश्चन है। Concreteness strengthens the confidence. अगर ये प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, concreteness strengthens the, और उसके बाद है सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस और कुछ भी एक और ऑप्शन, तो आपको एग्जैक्ट आंसर मालूम होना चाहिए। यहाँ पे कर्टसी है। Courtesy in message implies the message should show the sender's expression as well as should respect the receiver. ठीक है, इसके अलावा भी should be sincerely, polite, judicious, reflective and enthusiastic. ठीक है, इसके क्या क्या फीचर्स होना चाहिए, कर्टिसियस मैसेज के ये फीचर्स होने चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट यहाँ पे एक MCQ क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि which of them is not come under the feature of courteous, ओके, और courtesy। तो अगर इस तीन के अलावा चौथा कोई है तो कई बार हम लोग आंसर को खुद से भी मन में सोच के रखते हैं कि अच्छा ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का तुक्का मार बिल्कुल नहीं चलने वाला है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। करेक्टनेस इन कम्युनिकेशन implies that there is no grammatical error in communication. ठीक है, द मैसेज इज एग्जैक्ट, करेक्ट एंड वेल टाइम। तीन ऑप्शन यहाँ है, चौथा ऑप्शन कुछ भी देखिए, एक फीचर पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये इस तरीके से और 3 4 5 और भी यहाँ पे टॉपिक्स दिए हैं, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है, देखिए कम्युनिकेशन गेम से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट राइटिंग स्किल से प्रश्न आ सकते हैं। लाइक a sentence, a blank space is a group of words giving a complete thought, or a sentence must contain subject and a predicate, या subject and a verb। तो इस तरीके का प्रश्न आ सकता है। ऐसा प्रश्न एक बार फ्रेज को लेकर पिछली बार वाले बोर्ड एग्जाम में आया था, 2019-20 वाले बोर्ड एग्जाम में। A simple sentence is one independent clause। इस तरीके का जो भी पॉइंट्स है इसको भी आप जरूर पढ़िए, क्योंकि ऐसे प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में आते हैं, पहले भी आए हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, वो क्या हमें कहता है, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट किसे कहते हैं, वो किस तरीके से काम करता है। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 2990 में शायद ये प्रश्न नंबर 1 था, पहला क्वेश्चन यही था। डैश आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कम्युनिकेट एन एलिमेंट ऑफ स्पीच, और उसका आंसर था फ्रेज। हम लोग इसका आंसर अपने मन में, अगर हमने पढ़ा नहीं है तो सेंटेंस भी बोल सकते हैं, स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, हम लोग तो कुछ भी लिख सकते हैं, बट एग्जैक्टली आपको उसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी हैं, और इसी चैप्टर में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, कितने तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये भी आपको देखना होगा। और इसके बाद जो आपका आर्टिकल राइटिंग है, ये एक टॉपिक है। आर्टिकल राइटिंग ही शायद अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का। आर्टिकल राइटिंग किसे कहते हैं, पैराग्राफ वाला भी एक प्रश्न है इसमें। और पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ इज अ सीरीज ऑफ सेंटेंस दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कोहेरेंट एंड आर रिलेटेड टू अ सिंगल टॉपिक। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका आप छोटा सा नोट्स बना लीजिए ताकि आपको यह मदद कर सके। ठीक है, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैंने एक छोटा सा नोट्स इसका बनाया भी है। इस तरीके से कुछ जो मुझे अपने हिसाब से इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगे हैं मैंने उनको यहाँ पर लिख दिया है। आप देख सकते हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, डिजिटल लिटरेसी, तो हमारे चैनल का ही नाम है।
कम्युनिकेशन स्किल, और यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। वो पॉइंट हैं जो मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही लिखा है। मैंने सिर्फ वहाँ से पॉइंट्स को निकाल कर यहाँ पर थोड़ा सा समरी बनाया है, और मैंने इसमें अपने हिसाब से इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। यह कम्प्लीटली एनसीईआरटी बुक से ही निकाल के मैंने एक जगह पे एक छोटा सा नोट्स बनाया है, ताकि आपके जैसे बच्चे इसको पढ़कर अपने परीक्षा को अच्छे तरीके से दे सके। वही छोटी छोटी चीज़ें हैं। सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फ्रेज सेंटेंस, आर्टिकल राइटिंग और पैराग्राफ। तो इस पूरी वहाँ चैप्टर 1 को मैंने 22 पॉइंट्स में लिखने की कोशिश की है। ठीक है, मैं इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ताकि आप इसको डाउनलोड कर सकें और अपने लिए नोट्स रख सकें।